Good morning, students. Today we are going to start our next chapter number 9.2, that is capital structure. Capital structure का मीनिंग पता होने से पहले कुछ टर्म्स हैं लाइक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए. फर्स्ट हम लेकर चलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है. ये देखो, बैलेंस शीट आपको पता है. बैलेंस शीट में टू साइड होती हैं, एक होती है एसेट साइड और एक होती है लाइबिलिटी साइड. ठीक है, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आ जाता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन्ड प्रॉफिट, करंट लाइबिलिटीज. सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास 4,50,000 की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे पास 2,25,000, बोरोड कैपिटल है 1,12,500, रिटेन प्रॉफिट है 1,12,500 एंड करंट लाइबिलिटी है हमारी 1 लाख की. तो टोटल हमारे पास आ गया ये 10 लाख. ओके, तो अब ये देखो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? बैलेंस शीट के अंदर जो लाइबिलिटी साइड होती है उसका जो टोटल होता है, बैलेंस शीट के अंदर जो लाइबिलिटी साइड है उसका जो टोटल होता है, यानी कि जिसमें हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी कि करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी को हम लेकर चलते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. तो मीनिंग क्या हो गया? कॉम्पोजिशन ऑफ लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. Composition of liability side of balance sheet is called financial structure. It includes both long term and short term source of capital. Okay. Second आता है capitalization. Capitalization क्या होता है? aggregate of long term source of capital. long term source of capital मतलब ये तो क्या हो गया, यानी कि लाइबिलिटी साइड का जो टोटल हो गया वो हमारा क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. लाइबिलिटी साइड के टोटल में से अगर हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं, टोटल लाइबिलिटी में से अगर हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं या फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से अगर हम क्या कर देते हैं? शॉर्ट टर्म या फिर करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइजेशन. यानी कि कैपिटलाइजेशन क्या है? टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल. अगर हम पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड की बात करें, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की बात करें, तो वो बन जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. और टोटल में से अगर हम शॉर्ट टर्म मतलब करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो वो क्या, बाकी क्या बचेगा? नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म. तो लॉन्ग टर्म का टोटल क्या कहलाता है? कैपिटलाइजेशन. आया समझ? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आ जाएंगे. और कैपिटलाइजेशन क्या होता है? सिर्फ हम लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म को हम उसके अंदर से एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं. उसके बाद आता है जो मेन हमारा है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर. क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर. अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि हमारा चैप्टर ही है वो क्या होता है? जैसे हमने कहा कैपिटलाइजेशन क्या है? टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल. अब जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल है उसका प्रपोर्शन किसका? सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल. वो क्या कहलाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर.
प्रपोर्शन किसका? लॉन्ग टर्म फंड्स का, लॉन्ग टर्म सोर्सेज का प्रपोर्शन क्या कहलाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब डेट रेशो इक्विटी। डेट का मतलब सिर्फ डिबेंचर्स नहीं होते, डिबेंचर्स हो गया, लोन हो गया, बोरोड फंड्स हो गए, ये सब किस में आ जाता है? डेट में। इक्विटी में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आता, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। ओके, तो प्रपोर्शन किसका लेकर चलेंगे? डेट और इक्विटी का। अब जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की। कहते हैं कि डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो टू बेसिस की हम बात करते हैं, एक हम बात करते हैं कॉस्ट की, एक हम बात करते हैं रिस्क की। अब जो डेट कैपिटल होता है उसकी कॉस्ट होती है कम, उसकी कॉस्ट होती है कम। क्यों? क्योंकि हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, टैक्स का एडवांटेज मिलता है। इसको डिटेल में हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर ही है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या है, जो डेट की कॉस्ट होती है वो क्या होती है? कम होती है। डेट क्या होता है? चीपर सोर्स होता है, क्योंकि उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। और अब बात करते हैं इक्विटी की, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, चाहे इक्विटी पर डिविडेंड अनसर्टेन है, मिले ना मिले पता नहीं है, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और इक्विटी वाले की जो है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, इसलिए उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं रिस्क की। डेट कैपिटल में रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लैंडर्स क्या कर सकते हैं? स्यू कर सकते हैं, कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, और उनको हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन इक्विटी के अंदर जो हमारा रिस्क होता है वो क्या होता है? ना के बराबर होता है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क हमारा कम होता है, क्योंकि होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। आया समझ? डेट की कॉस्ट कम क्योंकि टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से उनकी कॉस्ट होती है। उसके बाद रिस्क की अगर हम बात करें तो डेट के अंदर रिस्क क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि लैंडर्स केस कर सकते हैं, बट इक्विटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, मतलब सेम चीज़ क्या है और डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की। डेट कैपिटल, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। डिबेंचर पर इंटरेस्ट की रेट क्या होती है? फिक्स्ड होती है। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड की रेट भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट की रेट क्या होती है? फिक्स्ड होती है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स है उस पर डिविडेंड मिलता है, उस पर भी रेट क्या होती है? फिक्स होती है। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी तो ये होगी। सेकंड की हम बात करते हैं इक्विटी के कंपैरिजन में। इक्विटी शेयर कैपिटल के कंपैरिजन में ये दोनों ही सोर्स, चाहे तो डिबेंचर्स चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों ही क्या हैं? लेस कॉस्टली हैं। किसके कंपैरिजन में? इक्विटी के कंपैरिजन में। इक्विटी शेयर कैपिटल के कंपैरिजन में दोनों के दोनों सोर्सेज, चाहे हम डिवेंचर्स की बात करें चाहे हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, दोनों ही क्या हैं? कम कॉस्टली हैं, दोनों ही चीपर हैं। ओके, ये दोनों होगी सिमिलैरिटी। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो डिफरेंस क्या आता है? फर्स्ट डिफरेंस ये देखो, इसी से यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम किसकी बात करें? रेट ऑफ डिविडेंड की। तो डिफरेंस क्या हो गया? डिवेंचर्स पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। डिवेंचर्स पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और शेयर कैपिटल पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। उस पे इंटरेस्ट और इस पे डिविडेंड।
सेकंड पॉइंट, जो डेट कैपिटल होती है, डिवेंचर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। उसमें क्या मिलता है, हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, उसके बाद ही टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमें टैक्स का एडवांटेज मिलता है। तो जो डेट कैपिटल है वो क्या हो जाती है, चीपर हो जाती है एज कंपैरिजन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, उसके बाद टैक्स पे करना पड़ता है। बट प्रेफरेंस के केस के अंदर ऐसा नहीं होता, इसमें कोई भी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। ओके, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये देखो, हम लोगों ने 9.1 के अंदर, जिसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया, फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में डिस्कस किया। 3 टाइप्स के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमने फैक्टर्स किए थे, उसके अंदर भी हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि हमने फंड्स कहाँ से लेने हैं, डेट से लें या इक्विटी से लें। कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्या है कि प्रोपोर्शन देखते हैं, डेट से कितना लेना है, इक्विटी से कितना लेना है। तो उसके वाले जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स बन जाते हैं। कुछ और हैं जो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट हम लेकर चलते हैं कैश फ्लो पोजीशन। उसमें किया था हमने पॉइंट, ध्यान होगा आप लोगों को। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन के अंदर क्या है, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, अच्छी है, इसका मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट इजीली कर सकते हैं। तो कंपनी को क्या यूज़ करना चाहिए, डेट को यूज़ करना चाहिए। क्या यूज़ करनी चाहिए, डेट कैपिटल। बट इन केस अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो उस केस में उसे क्या यूज़ करना चाहिए, इक्विटी। कंपनी की अगर फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, इट मीन्स कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट ईजिली कर देगी, और इन केस वो कैपिटल को भी रिफंड कर सकती है। तो वो क्या यूज़ करना चाहिए, डेट कैपिटल। सेकंड आता है ICR, इम्पॉर्टेंट है ये, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है, जो EBIT होता है हमारे पास, क्या होता है, EBIT, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, EBIT। अब ये देखो सॉरी, ICR क्या कहता है कि आपको ये बताता है आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, हाउ मेनी टाइम्स EBIT इज अवेलेबल टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपने किसी को 50 रुपीज़ देने हैं, आपने किसी को 50 रुपीज़ देने हैं और आपके पास प्रॉफिट है 150। आपने किसी को 50 रुपीज़ देने हैं और आपके पास जो प्रॉफिट है वो है 150। कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। 150 डिवाइडेड बाई 50, 3 टाइम्स हो गया। यानी कि जितने टाइम्स आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना आप इजीली इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो। कि मान लो 50 देना है, आपके पास 50 है, आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर दोगे। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 टाइम हो गया, यहाँ क्या है 100, 2 टाइम्स आपके पास प्रॉफिट है, आप इजीली पे कर दोगे। अगर आपका 200 प्रॉफिट है, 4 टाइम्स हो गया। तो ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स EBIT इज़ अवेलेबल टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपके पास कितना प्रॉफिट है। अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, 10 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है, आप 50 की पेमेंट कैसे कर दोगे। तो कहते हैं अगर आपका ICR जो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा है, यानी कि आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा है, इट मीन्स कि आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट की पेमेंट इतना आपको पता है, डेट पे क्या होता है, इंटरेस्ट, इक्विटी भी क्या होता है, डिविडेंड। तो अगर आपके पास ये रेशो ज़्यादा है तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, डेट कैपिटल। इफ़ ICR इज़
मोर, अगर ये रेशो ज़्यादा है तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, डेट कैपिटल। अब बात करते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आईसीआर का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी ओवर इंटरेस्ट, ईबीआईटी ओवर इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना आपके पास प्रॉफिट है जितनी आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। अब क्या होता है, इसकी एक लिमिटेशन है। ये देखो, हो सकता है आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, बट ज़रूरी थोड़ी है अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो तो आपके पास कैश भी ज़्यादा हो सकता है आपने लोगों से पैसा लेना हो, आपके डेटर्स ज़्यादा हों। अब अगर आपने लोगों से पैसा लेना है, इट मीन्स कि आपने क्रेडिट पर सेल कर किया, क्रेडिट पर सेल करने से आपका प्रॉफिट तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बट आपके पास कैश तो नहीं है ना। तो ये हमें सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बता रहा है, ये हमें कैश फ्लो पोजीशन के बारे में नहीं बता रहा। तो ये जो रेशो है ये क्या है, प्रॉपर नहीं है कि हम ये देख सकें कि कंपनी की इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी को मेज़र कर सकें। तो ये जो आईसीआर रेशो है ये एक एप्रोप्रिएट मेज़र नहीं है, प्रॉपर वे नहीं है कि हम ये एस्टिमेशन लगा सकें कि कंपनी डेट पर इंटरेस्ट पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक न्यू फैक्टर, एक न्यू रेशो आया, दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, DSCR। जो आईसीआर की लिमिटेशन थी उस लिमिटेशन को DSCR क्या करता है, ओवरकम करता है, रिमूव करता है। जो DSCR है वो हमें क्या बताता है, कैश फ्लो पोजीशन, कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है। क्योंकि अगर हमें इतना पता होगा हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, इट मीन्स हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कैश ज़्यादा है इट मीन्स हम इंटरेस्ट की पेमेंट ईजिली कर पाएंगे। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डेट। इन केस अगर हमारे पास कैश ज़्यादा नहीं है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इक्विटी। तो DSCR हमें क्या बताता है कि कैश फ्लो पोजीशन क्या है कंपनी की, जो आईसीआर रेशो था उसकी वीकनेस को ये क्या करता है, रिमूव करता है। अब इसके फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो DSCR प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका है फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, ठीक है। क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय में प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। अब आप सोचोगे कि इतना बड़ा कैसे याद करें, तो इसका शॉर्टकट बताती हूँ। RIP आपने सुना हुआ है, रेस्ट इन पीस, ठीक है। R रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, I इंटरेस्ट, P प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लर्न हो जाएगा RIP से। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब क्या हुआ, रेस्ट इन पीस, एक पर्सन की डेथ हुई, वो चला गया, उसके साथ क्या हुई, अब क्या है, फेसबुक वगैरह ये सब चीज़ें सोशल साइट्स तो हैं, उसके साथ क्या हुआ, उसकी DP भी चली गई, DP भी अंदर गई। D डेप्रिसिएशन, P प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, I इंटरेस्ट, N नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ओके, एक पर्सन गया, रेस्ट इन पीस, देन उसके साथ उसकी DP भी गई। अब ध्यान रह जाएगा, लर्न हो जाएगा आपको इजीली। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है, जो कि हमें क्या बताता है, कैश फ्लो पोजीशन के बारे में। उसके बाद आता है फोर्थ हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब क्या है, ये बताता है कि
कंपनी, वही चीज़ है, हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमने डेट से पैसा लेना है या फिर इक्विटी से लेना है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डेट को। क्या यूज़ करना चाहिए, डेट को। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT ओवर में टोटल इन्वेस्टमेंट, EBIT ओवर टोटल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इट मीन्स कि कंपनी क्या कर सकती है, मोर डेट कैपिटल को यूज़ कर सकती है। तो ये ज़्यादा, इट मीन्स ये रेशो ज़्यादा आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आ गई, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ गई, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डेट। अगर रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इक्विटी। एंड द लास्ट पॉइंट जो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो इसके 14 पॉइंट्स हैं, आज हम 5 ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो लास्ट जो हमारा 5th पॉइंट है आज की वीडियो का, वो है कॉस्ट ऑफ डेट। आपको पता है डेट की कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, डेट की कॉस्ट इंटरेस्ट, इक्विटी की कॉस्ट, प्रेफरेंस की कॉस्ट मतलब डिविडेंड। तो हम कितना डेट यूज़ करें, एक कंपनी की कैपेसिटी कि वो डेट से पैसा ले या ना ले, वो किस पर डिपेंड करता है, डेट की कॉस्ट पे। इन केस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान रखना या हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रेट कम है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आप क्या यूज़ करोगे, डेट कैपिटल। अगर इंटरेस्ट रेट क्या है, ज़्यादा है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आप क्या यूज़ करोगे, डेट। और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आप ये क्या यूज़ करोगे, इक्विटी। सिंपल सा, 2 पेन है, एक पेन 5 का है, एक पेन 10 का है, आप कौन सा परचेज करोगे, 5 वाला, अगर क्वालिटी दोनों की सेम है। तो अगर जो चीज़ महंगी है आप वो चीज़ तो कम ही परचेज करोगे ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप डेट कैपिटल ज़्यादा लोगे, अगर डेट पे इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा है तो आप डेट कैपिटल कम यूज़ करोगे। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल, मतलब डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन, या प्रपोर्शन ऑफ बोरोड फंड्स और ओनर फंड्स। बोरोड फंड्स में डेट आ जाएगा, ओनर फंड्स के अंदर क्या आ जाता है, इक्विटी आ जाता है। ओके, उसके बाद हमने जैसे लाइक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ा, कैपिटलाइजेशन पढ़ा और कुछ फैक्टर्स पढ़े जिसके अंदर कैश फ्लो पोजीशन किया, ICR किया, DSCR किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किया और कॉस्ट ऑफ डेट किया। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।